डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट फर्स्ट फ्रॉम सीए फाउंडेशन पर्सपेक्टिव वो एक्सप्लेन करूंगा। सीए फाउंडेशन मॉड्यूल में पार्टनरशिप एक्ट के टॉपिक के अंदर शुरू में तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है, जिसके अंदर एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है म्यूचुअल एजेंसी, एंड देन other parts in initially are the difference between the partnership and the rest of the entities like partnership versus the companies etc. वो पार्ट सिंपल है। मैं उसके आगे जो पार्टनरशिप लॉ स्टार्ट हो रहा है वो मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 3-4 वीडियोस में मैं आपको पूरी पार्टनरशिप एक्ट समझा सकूं along with example and a simple and a lucid language. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। पार्टनरशिप एक्ट, अब मैं आपको बताता हूं मोस्टली पिक्चर में कब आएगी। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट देयर वेरियस पॉसिबिलिटीज की एग्रीमेंट में बी साइलेंट ऑन अ मैनी एस्पेक्ट्स। आपने 12th में पढ़ा है कि अगर एग्रीमेंट के में पीएसआर के बारे में कुछ नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट बोलती है प्रॉफिट लॉस विल बी शेयर इक्वली। It means the importance of partnership act in most of the cases will come into picture only when agreement is signed. ये आप आगे पढ़ेंगे, आप खुद अप्रिशिएट करेंगे हाँ पार्टनरशिप एक्ट कहाँ कहाँ पे रोल प्ले कर रही है। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप एक्ट के शुरू में सब जो शुरू में मीन्स जो स्टार्ट हो रहा है आफ्टर डेफिनेशन एक्सेट्रा, देयर स्टार्ट द थिंग रिलेशन ऑफ पार्टनर टू द अदर पार्टीज। इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलती है ये हमने दो टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं। जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, 3 टॉपिक में सॉरी, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग द पार्टनर्स एंड द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ये चीजें क्या है ये स्टार्ट करते हैं। लेट्स से जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। पहली 3 ड्यूटीज जो पार्टनरशिप एक्ट में हम लिख रहे हैं इन रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप, दे आर वेरी सिंपल एंड नथिंग स्पेसिफिक। एवरी पार्टनर शैल कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर अ कॉमन बेनिफिट ऑफ द पार्टनर्स। ये जनरल पार्टनरशिप एक्ट में लिख दिया है, इट्स ऑब्वियस द केस। देन एवरी पार्टनर शैल बी जस्ट एंड फेथफुल टू द अदर पार्टनर। ये भी एक जनरल ड्यूटी पार्टनरशिप में अपॉन पार्टनर Partnership Act as imposed. Every partner shall give true accounts and full information affecting the firm to the other partners. Means अगर कोई पार्टनर ने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करी है तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और उसके ट्रू अकाउंट्स इट शैल सबमिट टू द अदर पार्टनर्स। तो जो पहली 3 ड्यूटीज है दे आर नॉट सो टिपिकल, और अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बारे में बोलूं तो इसके बारे में रेयरली कभी इवेल्युएशन आया एग्जाम में। नाउ दैट नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, मैं समझाता हूं। एवरी पार्टनर शेल कंपेंसेट द फर्म फॉर लॉस कॉस्ट ड्यू टू फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको अभी ये बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट पिक्चर में कब आएगी, जब एग्रीमेंट साइलेंट हो। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा जैसे आप ई क्लॉज में पढ़ेंगे, अनलेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइड। मीन्स ई क्लॉज इज गिविंग प्रायोरिटी टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट then this remaining provision will be applicable. बट डी क्लॉज में पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कुछ भी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। क्यों, क्या लिख रहे हैं, अगर किसी पार्टनर के फ्रॉड से फर्म को लॉस हुआ देन दैट पार्टनर इज लायबल टू कंपेंसेट द अदर पार्टनर्स। यहाँ पे फॉर फर्म लिखा है, इसका मतलब अदर पार्टनर फॉर द लॉस कॉस्ट ड्यू टू हिज फ्रॉड। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। पार्टनरशिप इज एन ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन है दे विल एप्लीकेबल टू दी पार्टनरशिप एक्ट अनलेस पार्टनरशिप एक्ट इन इटसेल्फ ओवरराइड। मतलब पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली बोले कि हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा अगर पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक प्रोविजन है जहां पे हमने ये लिखा है देयर शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी फॉर्म फॉर द लॉफुल ऑब्जेक्ट, और उसमें एक चीज लिखी है contract cannot be made to defraud the others. If object of the contract is to defraud the others, then that agreement is void ab initio. It means अगर कल कोई पार्टनर एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम दूसरों को फ्रॉड करेंगे, बेवकूफ बनाएंगे, in that case the partnership agreement in itself is void ab initio. To keep that spirit in mind, लॉ ने पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रोविजन दे दिया है कि अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड करा तो उस फ्रॉड से जो भी लॉस होगा वो बाकी फर्म्स को कंपेंसेशन दिया जाएगा। मींस जिस पार्टनर ने फ्रॉड करा है वो बाकी पार्टनर्स को उस लॉस के लिए कंपेंसेट करे। अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखी जाती तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सपोज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लाइन लिख दी जाती है कि भाई किसी भी पार्टनर ने अगर फ्रॉड करा देन अदर पार्टनर्स विल नॉट गेट एनी। अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड करा और उस पार्टनर्स के फ्रॉड से फर्म को लॉस हुआ, देन दैट लॉस शैल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। अगर ऐसी लाइन लिख दी जाती इसका मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज बीइंग फॉर्म to defraud the others, तो पार्टनरशिप ही void ab initio है। तो hence to maintain the spirit of the contract act, यहाँ पे लॉ में क्या लिख दिया, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड करा उससे कुछ भी फर्म को लॉस हुआ, देन दैट पार्टनर जिसने फ्रॉड करा है वो बाकी पार्टनर्स को कंपेंसेट करेगा। तो आई होप आपको ये डी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कम्स टू द ई पॉइंट। व्हाट इज ई पॉइंट? मैंने अभी बोला था अनलेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइड, ये मैंने अलग से कलर में हाईलाइट करा है। इसका मतलब हम पहले प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, एग्रीमेंट को। अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है वो एप्लीकेबल होगा, अगर कुछ और नहीं लिखा है तो क्या एप्लीकेबल होगा, पार्टनर शैल कंपनसेट द फर्म फॉर लॉस कॉस्ट टू द फर्म ड्यू टू हिज willful neglect in the conduct of business of the firm। एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है ए बी सी। पार्टनर सी को काम दिया गया है कि आपको सारी जीएसटी की रिटर्न और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। पार्टनर ने कैजुअली जीएसटी की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी और उसके लिए फर्म के ऊपर से पेनल्टी इंपोज कर दी गई, मान लीजिए 5000 रुपीज। नाउ दिस इज पेनल्टी इज द लॉस कॉस्ट टू द फर्म ड्यू टू हिज विलफुल नेग्लेक्ट। और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है देन दिस 5000 लॉस टू द फर्म विल बी कंपेंसेटेड बाय सी टू ए एंड बी। इसका मतलब ए एंड बी विल नॉट शेयर any loss in this penalty. This entire loss of 5000 will be borne by C alone. But ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा दोस्त, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिख दिया गया है आपका कि जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस सारे पार्टनर बियर करेंगे ड्यू टू विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, then this provision will not apply. In that case, suppose partnership agreement में ये लिख देते हैं कि भाई सी कोई भी पार्टनर के कंडक्ट से, इन द कंडक्ट से बिजनेस में कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान सारे पार्टनर मिल के बियर करेंगे। इन दैट केस दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई because this provision will come into picture only when partnership agreement is silent. If partnership agreement is silent, then partnership act rule will come which provide the partner shall compensate the firm for loss cost to the firm due to his willful neglect in the conduct of the business। यहाँ पे हमने जनरल ड्यूटीज के बारे में बात करी। पहली 3 ड्यूटीज में तो कोई इशू नहीं है,
और आखिरी दो में टेक्निकल पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस का इवेल्युएशन आ जाता है एग्जाम में. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग द पार्टनर्स. Unless partnership act otherwise provide, mutual rights and duties among the partner shall be fixed by agreement among the partners. Such agreement may be changed with the consent of all partners. यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज. यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है दोस्त? पार्टनरशिप एक्ट. हम क्या कहना चाह रहे हैं? पहले सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कैन ओनली बी चेंज shall be fixed by the partner as per the agreement, and mutual rights and duties can be changed with the consent of all partners. यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है. प्रायोरिटी किसको दी गई है? एक्ट में. अगर कहीं एक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी चेंज विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, इवन नॉट बाय मेजॉरिटी. एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा ये प्रोविजन. सपोज ए बी सी पार्टनर्स है, उनकी रेशियो 2:2:1 है. नाउ ए एंड बी डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द सी टू 1/5, जो भी 1/5 है. This thing cannot be done by A and B, even though A and B are in majority. They can change the ratio of C only with the consent of C. It means अगर कोई भी एग्रीमेंट में चेंज करना है तो वो एग्रीमेंट में चेंज सिर्फ और सिर्फ सारे पार्टनर्स की कंसेंट से होगा, नॉट इवन विद द मेजॉरिटी. अब ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर एग्रीमेंट में चेंज होगा, इट कैन ओनली बी चेंज बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. अब आता है सर ये क्या लिखा है? अनलेस पार्टनरशिप एक्ट अदरवाइज प्रोवाइड. यहाँ पे मैं एक सिंपल आपको चीज बोलना चाहूंगा, इसको मैं डिटेल में अपने आने वाले वीडियो में कवर करूंगा कि हम ये बात करेंगे. एक सिंपल से चीज समझाता हूँ. अगर पार्टनर कुछ काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, then other partners are bound by the activities of the partner. This is called mutual agency. हम आगे पढ़ेंगे जहां पे पार्टनरशिप एक्ट ने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि ये एक्टिविटी के लिए बाकी पार्टनर बाउंड नहीं है. जहां पे एक वर्ड आपके लिए भी यूज कर रहा हूँ, समझाऊंगा बाद में. इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर हैज बीन कट डाउन बाय द एक्ट. तो इस चीज पे अभी मैं ज्यादा डेलिब्रेट नहीं करूंगा क्योंकि सब्सिक्वेंट वीडियोस में आएगा. अभी हम इतना समझ लेते हैं कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इज टू बी फिक्स्ड बाय एग्रीमेंट, एंड दैट एग्रीमेंट कैन ओनली बी चेंज विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. ये चीज ध्यान रखनी है. आगे बढ़ते. अब यहाँ पे आप देखिए एक सेक्शन, एक चीज लिखी आ रही है, इन स्पाइट ऑफ सेक्शन 27 of the Indian Contract Act. अब ये एक मिनट रुकिए. सेक्शन 27 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, सेक्शन 27 जो हमारा है वो क्या बताता है हमको? वो बताता है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. या आपने अगर पढ़ा हो तो सेक्शन 27 बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो दूसरे आदमी को काम करने से रोक रहा है, वो एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो है. यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम इस सेक्शन को ओवर रूल कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं. इसका मतलब कि यहाँ पे सिंपल वर्ड में सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ भी लिखा हो, अब जो बोला जा रहा है वो एप्लीकेबल होगा, ना कि 27 होगा. सिंपल सी बात बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज आल्सो पास्ड बाय पार्लियामेंट.
जो पास करी गई थी 1872 में, पार्टनरशिप एक्ट बना 1932 में। तो जब भी दो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस तरह से लैंग्वेज आती है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये जो क्लॉज हम पढ़ेंगे ये एप्लीकेबल हो, ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस सेक्शन को ओवररूल कर दिया। अब ये क्या कहना चाहता है, आगे पढ़ते। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट may provide that partner will not carry on any business till he is a partner. मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये क्लॉज दे कैन इंसर्ट कि भाई जब तक कोई पार्टनर पार्टनर है तब तक वो कोई और भी बिजनेस नहीं करेगा। यहाँ पे वर्ड लिखा है एनी अदर बिजनेस, ही विल नॉट कैरी ऑन। एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारा बिजनेस है, पार्टनरशिप का बिजनेस है राइस का। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में लिख दिया कि पार्टनर जब तक पार्टनर है वो कोई भी बिजनेस नहीं करेगा इंक्लूडिंग दैट ऑफ राइस और एनी अदर बिजनेस। इस सेक्शन के पीछे, इस क्लॉज के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन अ फेथ। तो पार्टनर्स ये चाहते हैं कि सारे पार्टनर्स का काम सिर्फ और सारे पार्टनर्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बिजनेस पे रहे। बिकॉज इफ दे डिविएट, इफ दे फोकस ऑन एनी अदर बिजनेस, तो पार्टनरशिप में वो पूरा डिवोशन नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम, लॉसेज आ सकते हैं। तो हेंस दे मे प्रोवाइड अ क्लॉज इन एन एग्रीमेंट दैट पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस टिल इज अ पार्टनर। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो पार्टनर कोई और बिजनेस कर सकता है। अगर एग्रीमेंट में लिख दिया नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पार्टनरशिप एक्ट ने बायपास कर दिया है। आगे पढ़ते। अनलेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइड, अगेन यहाँ पे हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ अदरवाइज लिखा है तो वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो अब ये जो लिखा है वो एप्लीकेबल होगा। अगर किसी पार्टनर्स में आपस में डिफरेंस अराइज हुआ ऑन ऑर्डिनरी मैटर्स रिलेटिंग टू बिजनेस, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल ए बी सी है। ए कहता है कि परचेज करनी है एक्स से, बी कहता है परचेज करनी है वाई से। दिस इज अ डिफरेंस ऑन ऑर्डिनरी मैटर रिलेटिंग टू बिजनेस। ये कैसे रिजॉल्व होगा? सी जिसको कंसेंट देगा। अगर सी ने कंसेंट दे दी ए को, हेंस देन परचेज विल बी डन फ्रॉम दी एक्स। और अगर सी ने कंसेंट दे दी बी को तो परचेज विल बी डन फ्रॉम दी वाई। तो इसका मतलब कोई भी डिफरेंस इन अ ऑर्डिनरी मैटर्स रिलेटिंग टू द बिजनेस शैल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। बट अगेन बोल रहा हूँ ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल कब होगा? जब आपका एग्रीमेंट साइलेंट है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई जो इस पार्टी को ए बोल रहा है उससे परचेज करनी है तो सारे की सारी प्रिक्योरमेंट ए से की जाएगी। सेकंड, ये क्लॉज क्या बोलता है? फॉर एनी चेंज इन बिजनेस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब अगर एग्रीमेंट साइलेंट है और कुछ बिजनेस में चेंज करना है या नया बिजनेस स्टार्ट करना है, देन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। इट मीन्स यहाँ पे फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये सब चीजें, दोनों चीजें कब एप्लीकेबल होगी? एग्रीमेंट साइलेंट है। तो पूरे चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे एग्रीमेंट को प्रायोरिटी दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स अनलेस। फिर देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट को प्रायोरिटी दी गई है, ये आपने पढ़ाई है। पार्टनर्स equal share, not entitled to salary, not entitled to interest. Partners are entitled to interest at 6% per annum loan. अब ये नया पॉइंट है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा। Partners are entitled to get compensation for any payment or liabilities incurred in the following case. मीन्स पार्टनर्स ने अगर कुछ क्या कह सकते हैं, खर्चा करा है फॉर एनी पेमेंट और लाइबिलिटीज, तब he is entitled to get compensation. Is in तब in doing any act in the ordinary conduct of the business, means यहाँ पे कुछ भी उसको important activity करनी पड़ी
उसकी वजह से तो पार्टनर्स आर डूइंग एनी एक्ट इन द ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, की कोई भी बिजनेस करते हुए उसने बिजनेस के ब्याह पे कुछ खर्चा करा तो उसको उसका कंपेंसेशन मिल जाएगा। इन डूइंग एनी एक्ट इन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। एग्जाम्पल देता हूँ, सी पार्टनर्स को जिम्मेदारी दी थी कि उसको जीएसटी का काम देखना है। अब ड्यू डेट आ रही थी जीएसटी की, ऑल ऑफ सडन फर्म का सिस्टम क्रैश हो गया, कंप्यूटर सिस्टम। इमरजेंसी में सी को एक सीए की असिस्टेंस लेनी पड़ी। उस सीए को उसको 10,000 रुपए की फीस देनी पड़ी, क्योंकि अगर वो ये सीज नहीं करता तो फर्म को जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल ना करने पे पेनल्टी लग सकती थी। तो ये जो सीए को उसने 5,000 रुपए दिए, दिस इज एन लाइबिलिटी पेमेंट डन बाय द पार्टनर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। तो ये 10,000 रुपए जो उसने अपने पास से खर्च करे हैं, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट कंपेंसेशन। तो हम लोगों ने आज सिंपल इतना सा पढ़ा है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू अदर पार्टनर्स, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, mutual rights and duties among the partners, and certain rights of the partners. In next video, I will explain about the law relating to the partnership property. तो हम यही पूरे का पूरा पीडीएफ रन करेंगे और हम धीरे धीरे 4-5 क्लासेस में वी विल कवर दी एंटायर पार्टनरशिप एक्ट। तो होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय डिस्कशन, इफ यू लाइक माय वीडियो, it's my sincere request, please subscribe my channel. Thank you.